हैं और मुझसे उम्र में बड़े। क्या आपको मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आती? वीर प्रताप हंसा। गरीबों की इज्जत सौदों में गिनी जाती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अन्वी बोली, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी बनूंगी तो पहले विवाह होगा, एक रात का नहीं, विधि से। वीर प्रताप ने बिना सोचे हामी भर दी। उसे लगा था ये सिर्फ एक औपचारिकता है। विवाह हुआ। न ढोल, न बारात, बस अग्नि, मंत्र और दो टूटे दिल। रात बीती। सुबह अन्वी ने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। पर वीर प्रताप चुप था। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था चंद्रपुर नाम का कस्बा। कस्बे के बाहर एक विशाल परित्यक्त हवेली थी, जिसे लोग सौगंध वाली हवेली कहते थे। हर अमावस्या की रात वहां एक स्त्री सफेद वस्त्रों में दिखाई देती है। न रोती है, न हंसती है, बस दीपक जलाती है और गायब हो जाती है। इसी चंद्रपुर में रहती थी अन्वी, गरीब लेकिन स्वाभिमानी लड़की। उसके पिता पर राज्य का कर्ज चढ़ा था। दरबार में उस समय का युवराज था वीर प्रताप, बुद्धिमान, घमंडी और सत्ता के नशे में डूबा हुआ। वीर प्रताप ने ठंडी आवाज में कहा, कर्ज माफ हो सकता है, पर उसकी कीमत है। अन्वी की आंखें भर आई। आप राजकुमार हैं और मुझसे उम्र में बड़े। क्या आपको मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हुए शर्म नहीं आती? वीर प्रताप हंसा। गरीबों की इज्जत सौदों में गिनी जाती है। कुछ पल की चुप्पी के बाद अन्वी बोली, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी बनूंगी तो पहले विवाह होगा, एक रात का नहीं, विधि से। वीर प्रताप ने बिना सोचे हामी भर दी। उसे लगा था ये सिर्फ एक औपचारिकता है। विवाह हुआ। न ढोल, न बारात, बस अग्नि, मंत्र और दो टूटे दिल। रात बीती। सुबह अन्वी ने धीमे स्वर में कहा, अब मुझे मुक्त कर दीजिए। पर वीर प्रताप चुप था। उस रात ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। पर अन्वी कुछ दिनों बाद अचानक बीमार पड़ी और फिर हमेशा के लिए चुप हो गई। दरबार ने इसे दुर्भाग्य कहा, सत्ता ने इसे हादसा बताया और अन्वी को उसी हवेली में दफना दिया गया। कई वर्ष बीते। चंद्रपुर में आया एक नया व्यक्ति, आरव। शिक्षित, तर्कशील और अंधविश्वास से दूर। उसे हवेली की कहानी सुनाई गई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, डर कहानियों से पैदा होता है, सच से नहीं। अमावस्या की रात वो हवेली पहुंचा। हवा स्थिर थी और ठीक बीच में एक दीपक जल रहा था। सीढ़ियों पर पायल की धीमी ध्वनि गूंजी और सामने खड़ी थी एक स्त्री, सफेद साड़ी में। आंखों में शिकायत नहीं, सिर्फ अधूरी प्रतीक्षा। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। स्त्री बोली, मैं अन्वी हूं। मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। अन्वी ने बताया, मेरी मौत बीमारी नहीं थी, मुझे चुप कराया गया था, और जिसने किया वही सत्ता में है। दीपक की लौ कांपने लगी। हवेली की दीवारों से जैसे बीते वर्षों की आवाजें टकराईं। आरव ने कहा, अगर सच बाकी है तो उसे पूरा किया जाएगा। अन्वी की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। लेकिन ध्यान रखना, उसने कहा, सच उजागर करना आसान नहीं होता, इसकी कीमत होती है। और अगली ही क्षण वो हवा में घुल गई। अगली सुबह आरव को एक पत्र मिला। लिखावट कांपती हुई थी। मैं अन्वी की छोटी बहन काव्या हूं। अगर सच जानना चाहते हो तो मुझसे मिलो, समय कम है। आरव ने पत्र मुट्ठी में भींच लिया। उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, ये सत्ता, अपराध और दबाए गए सच की कहानी है। और हवेली सिर्फ गवाह है। रात भर आरव को नींद नहीं आई। अन्वी की आंखें, उसका शांत लेकिन भारी स्वर और वो कांपती लौ, सब कुछ जैसे उसके भीतर गूंज रहा था। सुबह होते ही वो पत्र में लिखे पते पर निकल पड़ा। कस्बे के बाहरी हिस्से में एक पुरानी पाठशाला थी। वहीं बैठी थी काव्या,
दुबली, थकी हुई, लेकिन आंखों में जिद। आपने दीदी को देखा है ना? उसने बिना भूमिका के पूछ लिया। आरव चौंका। तुम्हें कैसे पता? काव्या ने धीमी सांस ली। क्योंकि हर अमावस्या के बाद कोई न कोई उसे देखता है। पर फर्क यह है कि आप लौट आए। काव्या ने बताया, अन्वी की मौत के बाद उसने बहुत कुछ खो दिया। घर, सुरक्षा और भरोसा। लेकिन एक चीज बची थी, सच। काव्या आरव को हवेली के पीछे बने एक छोटे कमरे में ले गई। दरवाजा जंग लगा था, कुंडी अंदर से टूटी हुई। यही दीदी को अंतिम रात में बंद किया गया था। काव्या की आवाज भर्रा गई। अंदर एक लकड़ी की पेटी थी। उसमें पुराने कागज, कुछ मुहर लगे आदेश और एक अधूरी डायरी। डायरी में लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना ये संयोग नहीं। जिसने शादी तय करवाई उसी ने रास्ता रोका। आरव की भौहें सिकुड़ गई। मतलब? काव्या ने सिर झुका लिया। युवराज वीर प्रताप। वीर प्रताप अब राजा बन चुका था। उसका डर चंद्रपुर की गलियों में सांस लेता था। जो भी सवाल पूछता या तो गायब हो जाता या चुप करा दिया जाता। काव्या बोली, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, पर आप बाहर से आए हैं, आपसे डर नहीं है उन्हें। आरव जानता था, अब पीछे हटना संभव नहीं। हवेली का पुराना सेवक भीखू अब एक झोपड़ी में रहता था। बहुत देर चुप रहने के बाद वो बोला, मैंने उस रात भोजन बदलते देखा था और युवराज के सिपाही हवेली के अंदर थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पर अगर मैंने बोला तो मेरा परिवार। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर सच नहीं बोला गया तो अन्वी कभी मुक्त नहीं होगी और डर हमेशा जिंदा रहेगा। भीखू ने पहली बार सिर उठाया। मैं गवाही दूंगा। उसी रात आरव फिर हवेली पहुंचा। दीपक आज असामान्य रूप से तेज जल रहा था। अन्वी प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। तुम सही रास्ते पर हो, उसने कहा, लेकिन अब खेल खुल चुका है। तुम्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, झूठ फैलाया जाएगा और काव्या को सबसे पहले निशाना बनाया जाएगा। आरव ने कहा, अगर सच की कीमत यही है तो मैं तैयार हूं। अन्वी की आंखों में हल्की राहत आई। याद रखना, सच अकेला नहीं होता। जब पहला व्यक्ति खड़ा होता है तो दूसरे अपने आप उठते हैं। और वो धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। उसी समय राजमहल की छत पर कोई ये सब देख रहा था। एक साया जो मुस्कुरा रहा था। लगता है मरी हुई लड़की अब भी परेशानी बन रही है, उसने कहा। और अगले ही दिन आरव पर झूठा आरोप लगा दिया गया। सुबह चंद्रपुर के लिए अशुभ खबर लेकर आई। राजमहल से फरमान निकला, आरव पर राज्य विरोधी षड्यंत्र का आरोप। सिपाही उसे बाजार से पकड़ ले गए। लोग देखते रहे, कोई बोला नहीं, क्योंकि डर अब भी राजा का हथियार था। अंधेरी कोठरी, सीलन भरी दीवारें और एक अकेला दीपक। आरव पहली बार डगमगाया। क्या मैं सच में ये लड़ाई जीत पाऊंगा? तभी हवा ठंडी हुई। दीपक की लौ स्थिर हो गई। अन्वी प्रकट हुई। डरना मत, उसने कहा। सच को कैद नहीं किया जा सकता। आरव की आंखें भर आई। अगर मुझे कुछ हो गया तो? अन्वी बोली, तो भी सच रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। उधर काव्या चुप नहीं बैठी। उसने भीखू को साथ लिया और शहर के वकील देवांश के पास पहुंची। देवांश ने फाइल पलटी, डायरी पढ़ी और कहा, यह सिर्फ एक मौत नहीं, ये सत्ता का अपराध है। पहली बार काव्या को लगा, सच को आवाज मिल रही है। काव्या ने मंदिर के बाहर लोगों को इकट्ठा किया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बहन अन्वी को मारा गया और जिसने मारा वही आज राजा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। भीखू आगे बढ़ा, मैं गवाह हूं। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने उस रात सिपाही देखे थे। धीरे धीरे डर टूटने लगा। लोग पहली बार फुसफुसाने नहीं, बोलने लगे। उसी रात हवेली में दीपक अपने आप नहीं, 3 दीपक जले। कनस्तर, घंटी
और दीवारों पर उभरी छायाएं, मानो हवेली खुद गवाही दे रही हो। अन्वी ने काव्या से कहा, अब वक्त आ गया है, कल दरबार में सब बदलेगा। काव्या ने पहली बार दीदी को मुस्कुराते देखा। दरबार भरा हुआ था। राजा वीर प्रताप सिंहासन पर बैठा था, आत्मविश्वास से भरा। आरव को जंजीरों में लाया गया। राजा बोला, ये व्यक्ति राज्य का दुश्मन है। तभी दरबार के द्वार खुले। काव्या, वकील देवांश और दर्जनों ग्रामीण भीतर आए। देवांश ने ऊंची आवाज में कहा, ये मुकदमा बदलेगा। आज अभियुक्त नहीं, राजा कटघरे में खड़ा होगा। राजा का चेहरा पहली बार सख्त हुआ। डायरी पेश की गई। भोजन बदलने की गवाही दी गई। राजमहल के पुराने आदेश पढ़े गए। दरबार में सन्नाटा। राजा ने क्रोध में कहा, यह सब झूठ है। उसी क्षण हवा चली। दीपक की लौ कांपी और हवेली से घुंघरुओं की हल्की ध्वनि दरबार तक पहुंची। कुछ लोगों ने कहा, क्या ये? राजा का चेहरा पीला पड़ गया। न्यायाधीश ने कहा, मुकदमा आगे चलेगा। आरव को फिलहाल मुक्त किया जाता है। भीड़ में आशा की लहर दौड़ गई, पर अन्वी ने हवेली में धीमे स्वर में कहा, अभी सच पूरा नहीं हुआ, अंतिम परत बाकी है। और उसी रात राजमहल में कोई जरूरी दस्तावेज चुपचाप जला दिया गया। रात असामान्य रूप से शांत थी। चंद्रपुर सो रहा था, लेकिन हवेली जाग रही थी। दीपक की लौ आज स्थिर नहीं थी। वो बार बार झुक रही थी, मानो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। अन्वी की आवाज हवा में गूंजी, सबूत जला नहीं है, बस छुपाया गया है। आरव, काव्या और वकील देवांश हवेली के उसी हिस्से में पहुंचे जहां कभी किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। पुरानी दीवार, दीवार के पीछे खोखला स्थान। जैसे ही पत्थर हटाया गया, एक लोहे का संदूक दिखाई दिया। अंदर था राजमहल का सीलबंद आदेश, जिसमें साफ लिखा था, अन्वी को विवाह के बाद सार्वजनिक रूप से जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। संपत्ति और सत्ता सुरक्षित रहनी चाहिए। और नीचे हस्ताक्षर थे, वीर प्रताप सिंह। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी, तुम्हें सच में मारने का आदेश दिया गया था। अन्वी पहली बार पूरी तरह प्रकट हुई। आज वो दुल्हन नहीं थी, आज वो सिर्फ एक आत्मा थी, न शांत न अशांत, बस सत्य से भरी हुई। अगले दिन विशेष दरबार बुलाया गया। राजा वीर प्रताप को अब छुपाने का अवसर नहीं था। जब वो आदेश पढ़ा गया तो दरबार में सन्नाटा नहीं, शर्म गूंज रही थी। राजा चीखा, ये सब सत्ता के लिए जरूरी था। तभी काव्या आगे आई। उसने ऊंचे स्वर में कहा, अगर सत्ता किसी निर्दोष की जान मांगती है तो ऐसी सत्ता अपराध है, राज नहीं। न्यायाधीश का निर्णय स्पष्ट था, वीर प्रताप दोषी है, राजपद से हटाया जाता है, आजीवन कारावास। सत्ता झुक गई, सच खड़ा रहा। उसी रात हवेली में अंतिम बार दीपक जला। अन्वी सामने आई। आज उसके चेहरे पर न दुख था न प्रतीक्षा। अब मैं मुक्त हूं, उसने कहा। मेरी मौत का कारण उजागर हो गया। मेरा नाम अब डर नहीं, सच से जुड़ा रहेगा। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा। तुमने बदला नहीं चुना, न्याय चुना। यही सबसे बड़ी जीत है। और आरव से कहा, याद रखना, हर हवेली में भूत नहीं होता, कुछ जगहों पर दबाया गया सच होता है। धीरे धीरे अन्वी प्रकाश में विलीन हो गई। इस बार कोई दीपक नहीं जला, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों बाद वही हवेली बनी अन्वी स्मृति न्याय एवं शिक्षा केंद्र। जहां कभी डर था, अब किताबें थी। जहां कभी पायल की आवाज गूंजती थी, अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। इस कहानी का अंत किसी आत्मा की मुक्ति से नहीं, हमारे सवाल से होता है। क्या अन्याय इसलिए जीतता है क्योंकि वो शक्तिशाली होता है, या इसलिए क्योंकि हम चुप रहते हैं? अन्वी की आत्मा ने सिखाया,